ईरान इजराइल के बीच छिड़ी महाजंग में पाकिस्तान चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज में खलीफा बनने की कोशिश कर रहा था। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिन बुलाए बाराती की तरह चल निकला था, चौधरी बनने चला था, लेकिन एक झटके में उसकी पूंछ पर ऐसी दुलत्ती पड़ी कि उसकी बोलती बंद हो गई। ईरान ने जैसे ही इशारा किया कि अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है, नेतन्याहू के देश में हलचल मची नहीं, पाकिस्तान की रूह कांप गई। इजराइल तो खैर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को मिसाइल की रफ्तार से चीर रहा है, लेकिन डर पाकिस्तान को लग रहा है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों इस्लामाबाद की नींद उड़ी हुई है? क्यों पाकिस्तान एक बार फिर से परमाणु कर रहा है? क्या अगला नंबर उसका है? कनाडा से सीधे अमेरिका लौटे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खात्मे की स्क्रिप्ट खुद लिखने में जुट गए। सिचुएशन रूम में ट्रंप की हाई लेवल मीटिंग जारी है और कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। जो रिसर्च में अभी तक सामने आया है, जो तथ्य, जो बातें अभी तक सामने आई है, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका किसी बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने अपने बहुत खास हथियार अमेरिका से रवाना किए खाड़ी देशों की तरफ और इसके डेटा भी सामने आए हैं। तो क्या यह परमाणु जंग की शुरुआत हो सकती है और क्या इसमें पाकिस्तान भी फंसेगा? शुरुआत करते हैं ट्रंप के उस बयान से जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ईरान की सत्ता बदलना चाहते हैं, तो ट्रंप ने क्या कहा, पहले वो सुनिए, उसके बाद इस मैटर को डिकोड करेंगे। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. वहीं सिचुएशन रूम में ट्रंप की एनएससी की बड़ी बैठक चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक। इस बैठक में ईरान पर कोई बड़ा फैसला ले लिया गया है, हालांकि यह अभी क्लियर नहीं है, यह सामने नहीं आया है, लेकिन अमेरिका कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है और अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच फंसा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने बिन बुलाए मुसीबत मोल ली है। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की वजह से उसकी हालत एक हिंदी के कहावत जैसी हो गई है, जिसमें धोबी के कुत्ते की बात कही जाती है। पाकिस्तान इसी तरह से फंसा हुआ है। पाकिस्तान ने ईरान का साथ देने की बात कहकर अमेरिका तक को अपने खिलाफ खड़ा कर लिया है। इसलिए सवाल यह है कि ईरान के खिलाफ ट्रंप कौन सा बड़ा फैसला करने वाले हैं? क्या ईरान का साथ देकर पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस चुका है? क्या ईरान पर बड़े हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद मेजर जनरल जीजी द्विवेदी हमारे साथ होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल संतपाल, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ होंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ होंगे और डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ होंगे, पीओजेके एक्टिविस्ट। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दर्शकों, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं, क्या परमाणु युद्ध के आसार दिख रहे हैं माथुर सर, या फिर परमाणु युद्ध ना होकर ईरान में तख्ता पलट होगा और इसमें पाकिस्तान की पूंछ फंस गई है? विवेक, जय हिंद। जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं आपको इतना बता दूं कि ईरान के को तबाह करने के लिए जरूरी नहीं है कि परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जाए। अमेरिका के पास इतनी ताकत है कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स में, जिससे कि वो ईरान को घुटनों पर ला सकते हैं, कोई इसमें संदेह ना हो। तो मेरा ये मानना है कि परमाणु युद्ध क्यों? भाई, एक साइड के पास तो परमाणु युद्ध करने की शक्ति ही नहीं है। जब ईरान के पास अनलेस हम ये सोच रहे हैं कि भाई ईरान ने बॉम्ब बना लिया है, तब परमाणु युद्ध की बात आती है। परमाणु युद्ध, जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, देखिए विवेक, हम पिछले 3-4 दिन में 3-4 बार इस बात को कह चुके हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का पालतू है। उनको कोई सवाल किसी बात का पैदा नहीं होता। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी लोकल ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए ये दिया गया था स्टेटमेंट, और वो भी मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। आप देखिए, ऑलरेडी बातें शुरू हो गई हैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की। वो क्यों हो रही है, वो बात आपको समझने की आवश्यकता है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उन्होंने अपने आप को
एक सांप छुछुंदर वाली गति में ला करके रोक दिया है, और वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। क्योंकि आज की जो पाकिस्तान की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में किसी भी कीमत पर पाकिस्तान अमेरिका को अनॉय करके अमेरिका के खिलाफ जाके उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। विवेक, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। तो अब ये बात समझने की है कि पाकिस्तान क्या करेगा आगे जाने के बाद। अब आपको मैं, आपने दो स्टेटमेंट ट्रंप के दिखाए, मैं आपको याद दिलाता हूं नेतन्याहू का स्टेटमेंट। उस नेतन्याहू के स्टेटमेंट में जिसमें उन्होंने कहा है कि कंट्रीज लाइक ईरान एंड पाकिस्तान, उस स्टेटमेंट से इनको थोड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला निशाना उनका खम होए। आपको इतिहास पता है, 1980s में हम उनको काउटा की जो उनकी कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की, उसको डिस्ट्रॉय करने के बहुत करीब थे। क्या सर्कमस्टांसेस रहे, क्या किसने किसको कुछ कहा, वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता अभी, लेकिन वो छूट हो गई, चूक हुई। उसकी वजह से ये पाकिस्तान एक सो कॉल्ड, आई स्टिल विल से सो कॉल्ड, क्योंकि मुझे अभी भी शक है कि पाकिस्तान के पास कुछ है या नहीं है, सो कॉल्ड एटॉमिक पावर बन गया, सो कॉल्ड एटॉमिक पावर। तो ये अगर उस समय कर दिया होता तो इसके लिए बच सकते। तो जहां तक मेरा सवाल है, ये लोग कन्वेंशनल माइट से ईरान को नीचे दबा लेंगे। रजा पहलवी के ग्रैंडसन का या उसका मैसेज आ गया, ऑलरेडी आ गया उसका स्टेटमेंट कि वी वर वेटिंग फॉर दिस स्टेट फॉर सो एंड सो मेनी टाइम, 4 डिकेड्स, और हमारा टाइम आ गया है। ये हमारा टाइम आ गया है। तो जो दो उद्देश्य हैं, नॉन न्यूक्लियर ईरान एंड रेजिम चेंज इन ईरान, मुझे आने वाले कुछ दिनों में ये दोनों ये चीजें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, ईरान एंड इजराइल वर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। Iran and Turkey were the first two countries to have recognized Israel. Best of the friends they were, and they enjoyed this friendship, cooperation, understanding till 1979. हालांकि मैं आपको बता दूं, उस समय भी कुछ इस्लामिस्ट वॉइसेस थी जो कि फलस्तीनियों का अधिकार समझती थी, और कई बातें शुरू हुई। इट इज ओनली आफ्टर द इस्लामिस्ट क्रांति जो हुई थी इनकी 1979 में, उनके ताल्लुक बिगड़ने शुरू हुए। ये वो देश हैं जो बाकी अरब देश खिलाफ थे इजराइल के, ईरान और तुर्की और इथियोपिया, ये 3 कंट्री थी जो कि इजराइल के साथ थी। अंडरस्टैंडिंग थी, कोऑपरेशन था, ट्रेड रिलेशनशिप थी, बहुत बिजनेस होता था। तो ये कई चीजें होती हैं। देखिए, हर चीज आपस में लगातार चेंज होती रहती है, बढ़ती रहती है। और अब मुझे लग रहा है कि इस इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट के दिन गिने चुने रह गए हैं। विवेक, जनरल द्विवेदी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। आपका भी स्वागत है सर, मेजर जनरल जी द्विवेदी सर। और कर्नल संतपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल साहब, आपका भी स्वागत है। द्विवेदी सर, 2 सवाल है। एक तो ट्रंप क्या बड़ी तैयारी कर रहे हैं? 28 टैंकर विमान रवाना किए गए हैं कल, जो फ्लाइट रेडार में आए, 28 टैंकर एयरक्राफ्ट। और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने क्या गलत कर लिया है जिससे खुद को वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है, या पाकिस्तान ने अपने आप को अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत बुला लिया? देखिए, जो अभी आज 5वां दिन है ये ईरान और इजराइल के युद्ध का, और जैसे जैसे तस्वीर सामने आ रही है उसमें 3-4 चीजें विवेक बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले है कि ईरान के घुटने टिकने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह ये 5 दिन युद्ध चला है उसका काफी नुकसान हुआ है, बहुत क्षति पहुंची है, और उसकी जो मिसाइलें हैं या उसकी ताकत है वो टिक नहीं पाई है इजराइल के सामने। तो ट्रम्प जो है ये बहुत ही एक ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, और वो मौका देखते हैं कि किस तरह सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाए। तो उनको पता है कि अभी ईरान है, उन्होंने गुहार लगाई है कि सीज फायर करिए, इजराइल को रोकिए, और बहुत उनकी इस बुरी हालत हो रखी है, तो उसका पूरा फायदा ट्रंप उठाएंगे। क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू का जो उनके उद्देश्य है वो मिलते जुलते थे। सबसे पहले के कमजोर करना ईरान को, और दूसरा जो भी ट्रीटी है वो इस तरह ट्रीटी साइन की जाए ताकि उसका पूरा फायदा ईरान और इजराइल को मिले। तो वही अभी ये ट्रंप जो है यही करेंगे कि उसका किस तरह वो अपना फायदा उठाते हैं और किस तरह इसको और भी कमजोर करेंगे,
उन्होंने ये बताया कि अभी जब उन्होंने कनाडा को जा रहे थे वॉशिंगटन में, तो अपने एयरफोर्स वन में उन्होंने बताया है कि देखो अगले 48 घंटे में पता लगेगा जी। कि इजराइल रुकेगा या और भी आगे बढ़ेगा। यानी कि वो पूरा टाइम दे रहे हैं इजराइल को, ताकि जितना भी नुकसान पहुंचा सके इस समय वो पहुंचाए। दूसरी बात है पाकिस्तान की। देखो पाकिस्तान की एक उनकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सदैव अपने आप को ऐसे गड्ढे में डालते हैं कि जो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अभी उनके चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर वो अमेरिका में थे, तो एक तरफ तो उनको वहां कहते हैं कि हमें इनवाइट किया, वो सेल्फ इनवाइट भी हो जाते हैं, और दूसरा उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है इसराइल के विरुद्ध, तो उनको भी पता नहीं लग रहा कि किस तरह वो अपने आप को वहां बचाएं या अपने आप को छुपाएं। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका इस्तेमाल वो कराते हैं दूसरे देश, यानी कि मैं कहता हूँ इस्तेमाल भी करते हैं, दे अब्यूज ऑल्सो, मिस यूज ऑल्सो। वो अपने आप को बेच भी देते हैं जब भी मौका मिलता है। तो अभी वो अमेरिका के साथ भी है और वो चाइना के साथ भी है, दोनों तरफ वो तो बीन बजाते हैं। तो उनका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस देश का कोई अपना जमूर अपनी कोई इनकी गौरव नहीं है, कोई इनका शर्म नहीं है, तो वो अपने आप को बिकाऊ है तो बेचते हैं। तो मैं आखिरी बात ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी युद्ध आगे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन और चलेगा, और जब इजराइल के घुटने टिकेंगे तो वो एक डील होगी। वो डील ऐसी होगी कि जिसका पूरा फायदा ईरान को, इजराइल को और अमेरिका को होगा। और इस समय ईरान जो है वो एक कमजोर देश बन के उभरेगा। तो वहां का तख्ता पलटा होता नहीं है या होता है, ये तो मैं नहीं तो रिजीम सर, ये मुझे लगता है तब तक ये जंग नहीं रुकेगी जब तक रिजीम चेंज ना हो जाए। हाँ, ये देखो ये एक कंजक्चर है, ये क्याफा है। हाँ। पर कह नहीं सकते कि रिजीम चेंज इतना आसानी से होता है। देखो इराक में रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो वहां एक और ही तरह का युद्ध शुरू हो गया। तो क्या है कि ईरान में, हाँ, हालांकि ज्यादा जो पब्लिक है वो रिजीम चेंज चाहती है, पर काफी जो थ्योरिक्स हैं, मुल्लाज हैं, रिलीजियस टीचर हैं, इनका भी काफी होल्ड है। तो इस समय रिजीम चेंज जो है वो मैं कहता नंबर 2 प्रायोरिटी है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कि किस तरह ये डील साइन की जाए, ताकि ईरान की जो काबिलियत है, उनकी न्यूक्लियर काबिलियत है, वो को खत्म किया जाए। और साथ ही साथ वो तो सर मौजूदा रिजीम के साथ पॉसिबल ही नहीं है, वो खामनेई मानेंगे नहीं। वो अगर मानना होता तो इतने बैलिस्टिक मिसाइल और इतने फाइटर जेट्स के हमले क्यों झेल रहे होते खामनेई, वो पहले ही डील साइन कर चुके होते। इतने हमलों के बाद अगर वो यूटर्न ले लेंगे तो ना उनकी इज्जत बचेगी ना उनकी सरकार की इज्जत बचेगी। अभी देखो वो क्यों गुहार लगा रहे हैं कि हमें बस करो, इजराइल को रोको, क्यों गुहार लगा रहे? क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि इतनी मतलब उनकी पिटाई होगी। और दूसरी बात यह है कि देखो आप जब युद्ध में जाते हैं तो आप हारने नहीं जाते, आप जीतने के लिए जाते हैं। पर जब हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको पता है कि और लड़ेंगे तो और मरेंगे, तो इस समय उनकी ये मेरा ख्याल है कि उनकी ये स्ट्रेटेजी है कि बुरी तरह हाथ से बचो, ताकि थोड़ी सी शर्म तो बच जाए और एक डील साइन हो जाए। अब न्यूक्लियर जो है वो बाद में भी कर सकते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है, पर किस तरह आगे ये डील होगी, किस तरह ये मेज पर आएंगे। पर मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, देखो जब आप नेगोशिएशन के लिए आते हैं या मेज पर आते हैं, तो आपकी पोजीशन वही होती है जो ग्राउंड में पोजीशन है। इस वक्त ग्राउंड में पोजीशन जो है वो ईरान की काफी नाजुक है। तो इसलिए जब वो मेज पर आएंगे, टेबल पर आएंगे, तो उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो काफी कमजोर होगी। विवेक, ठीक है द्विवेदी सर, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा भी जुड़ गए हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपना जवाब हमारे सामने रखेंगे। यूके देवनाथ सर और कर्नल सतपाल जी आपके पास वापस लौटूं। लेकिन ट्रंप इस वक्त एनएससी की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक बहुत बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में ईरान पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 24 से 28 टैंकर एयरक्राफ्ट जो है वो मध्य पूर्व और यूरोप की तरफ रवाना किए गए। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इजराइल के पास जो टैंकर विमान हैं वो बहुत पुराने हैं और ईरान और इजराइल की दूरी बहुत है। फाइटर जेट्स अगर ईरान पर हमले बढ़ाते हैं तो उन्हें बीच में रिफ्यूलिंग की आवश्यकता पड़ेगी।
कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इन टैंकर विमानों को इजराइल की तरफ भेजा जाएगा, जिससे कि फाइटर जेट्स की रिफ्यूलिंग आसान हो सके। अब सिचुएशन रूम में बैठक के मायने क्या वो भी समझ लीजिए। युद्ध को लेकर हालात गंभीर हैं। ट्रंप को लगता है तुरंत फैसला लेने की जरूरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों को लेकर बैठक है और वैश्विक संकट के दौरान यह बैठक बुलाई जाती है। एनएससी की बैठक जो बुलाई गई है, यानी कि कोई बहुत बड़ा फैसला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं और इसी दरमियान ये बैठक बुलाई गई है। और G7 समिट को, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया गया था, वो भी पहुंचे थे। G7 समिट को बीच में छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप वापस चले गए, तो ये किसी बहुत बड़ी तैयारी की तरफ इशारा दिख रहा है।